हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि है 6 जनवरी के। तो अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो, ताकि आपको सारे PYQ जो हैं वो मिलते रहें। ओके, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो क्या है कि मड़गांव से नागरकोइल के बीच की दूरी लगभग 1134 किलोमीटर है। यदि इस दूरी को कोई रेलगाड़ी 21 घंटे में तय करती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में है। ओके, तो कितने प्रति सेकंड में है वो फाइंड आउट करना है। तो इसको जिसका फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस। जब भी हमें किसी भी चीज़ का औसतन आय निकालना होता है या रेलगाड़ी के बारे में हमें उसकी औसतन चाल निकालनी है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना तय कर रही है 1134 किलोमीटर, डिवाइड करेंगे इसको 21 आवर्स। ठीक है, कितना घंटा लग रहा है उसको 21, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा जब उसको कट करोगे तो आंसर आएगा 54। ओके, इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, तो 54 तो हमें यहाँ पे दिया है, राइट, बट यहाँ पे हमें किस में ढूंढना है, प्रति सेकंड में। ओके, तो 54 जब हमें प्रति सेकंड में निकालना होता है तो हमें 5 डिवाइडेड बाय 18 करना होता है। ठीक है, तो 54 मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइडेड बाय 18 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 15। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है इसके लिए। एंड एक बात और याद रखिएगा कि ये जो गाड़ी वाला जो है क्वेश्चन हर एक वीडियो में, हर एक चैनल पे, हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आपको देखने को ही मिलेगा। मीन्स जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हैं ना, उसमें मोस्टली 2 से 3 क्वेश्चंस पूछा ही गया है। एक तो आपको डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पूछा गया है गाड़ियों का, सेकेंड आपको दिशा फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया है कि जो बच्चा है वो कौन सी दिशा में खड़ा है। ओके, तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो बार बार पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ओके, तो कोई छात्र A पर है और B पर पहुँचना चाहता है, तो किसी भी चीज़ का पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो हम डायरेक्शन है वो कैसे देखते हैं, राइट। हमारे इंडिया का मैप तो हम ऐसा देखते हैं ना, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया और ये हमारा ईस्ट हो गया। ओके, तो बच्चा A पर है तो जो बीच वाला पॉइंट है ना, इसको हम लोग A मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा A हो गया। इसके लिए वह पहले O पर जाता है जो A के ठीक उत्तर में है, तो ये हमारा A हो गया। तो ठीक उत्तर में जा रहा है, कितना जा रहा है 90 मीटर जा रहा है। ठीक है, 90 मीटर जा रहा है वो। ओके, इसको हम लोग O नाम दे देते हैं। फिर वह O से B पर ठीक पश्चिम दिशा में जा रहा है, तो ये हमारा पश्चिम हो जाएगा, इधर जा रहा है, कितना जा रहा है 120 मीटर। ठीक है, तो 120 मीटर की दूरी तय करता है, ये हो जाएगा B। ओके, A की B से कम दूरी और B के सापेक्ष A की दिशा क्रमशः क्या होगी। तो यहाँ पे हम लोग को देखो दिया है 90, यहाँ लिख दे तो 90, 120। तो आगे का जो नेक्स्ट नंबर है वो उसका क्या आएगा, A और B की कम से कम दूरी कितनी होगी वो आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अगर आप इसकी बात कर देखो 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, राइट। इसके बाद क्या आएगा, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 आएगा, 5 3 ज़ा 15, मतलब इसकी दूरी कितनी हो जाएगी 150। ओके, कितनी हो जाएगी 150। ये आपको थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इसके बाद क्या बोला है, B के सापेक्ष, मतलब जो B है ना उसके सामने की दिशा बतानी है आपको। कौन सी दिशा में, B के सापेक्ष, मतलब B के सामने, मतलब क्या आएगा साउथ एंड ईस्ट। मतलब आंसर क्या होगा हमारा 150 दक्षिण पूर्व। ठीक है, 150 दक्षिण पूर्व इसका आंसर रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आया गया होगा। तो ये जो 2 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलना, ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63 वाला। निम्नलिखित में से स्लॉथ के बारे में सही कथन चुनिए। तो ये जो स्लॉथ का जो क्वेश्चन है ना, ये आप मतलब गांठ बांध लीजिए कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है स्लॉथ के बारे में, क्योंकि हर एग्ज़ाम में आता ही आता है। ऐसा कोई भी एक एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें स्लॉथ के बारे में नहीं पूछा जाता है। ओके,
तो कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो जो स्लॉथ है वो लगभग 40 वर्ष जीता है और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोता है। या फिर जो स्लॉथ है वो लगभग 10 वर्ष जीता है और दिन के लगभग 20 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोता है। या फिर जो स्लॉथ है वो 17 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे वृक्ष के नीचे सोते हैं और उसी वृक्ष के पत्ते खाकर पालते हैं। तो वृक्ष के नीचे तो वो नहीं सोते, राइट। स्लॉथ जो है लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे किसी वृक्ष की शाखा से लटक कर सोते हैं। ये जिस वृक्ष पर रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं। ओके, तो 63 का जो आंसर है ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला, क्योंकि किसी वृक्ष पे नहीं सोते हैं, उनका एक वृक्ष जो होता है वो फिक्स होता है और एक हफ्ते के लिए वो उसी वृक्ष पे रहते हैं और उल्टा लटक कर सोते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 जो है ना वो स्लॉथ के बारे में सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64 वाला। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। यस, ये तो हमें पता ही है। तो ऊन के ऊष्मारोधी होने के कारण, तो जो ऊन होती है वो भाई गर्म क्यों होती है ये आपको बताना है। तो ऊनी रेशे आपस में कसकर जुड़े हुए हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देती, या फिर ऊनी जो रेशे के बीच वायु फंसी होती है एवं वायु ऊष्मारोधी हुए। ऊनी रेशे मोटे होते हैं और बाहरी ऊष्मा को नियंत्रित करते हैं, या फिर जो ऊनी रेशे होते हैं वो मोटे होते हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देती। ओके, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और जो सही आंसर है उसका वो है कि ऊनी रेशों के बीच जो है ना वायु ट्रैप होती है और वह वायु ऊष्मारोधी है। ओके, सेकंड देख लेते हैं। मीन्स वुलन जो फाइबर्स होते हैं ना हैव एयर ट्रैप विद इन देम एंड एयर इज एन इंसुलेटर। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट फॉर द 64। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 65 वाला। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पे 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। मीन्स 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 110 मीटर। ओके, सो इन मानचित्र में फतेह दरवाजे और बंजारा दरवाजे के बीच की दूरी 14.2 सेंटीमीटर है। तो ज़मीन पे इन दोनों दरवाज़ों के बीच कम से कम कितनी दूरी होगी। सो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 110 और 14.2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना, ये फाइंड आउट करना है। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको इसका आंसर आएगा 1556 मीटर, 1562 मीटर। ओके, इसके बाद इसको हमको डिवाइड करना है, उसको हमको निकालना है मीटर में, किलोमीटर में। ओके, सो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू कितना होता है मीटर, 1000 मीटर, राइट। तो डिवाइडेड बाय उसको कितना करेंगे आप, 1000 मीटर करेंगे। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1.562 मीटर। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 1.562 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66 वाला। 3 राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है। मीन्स यू कैन सी इन द स्क्रीन, यहाँ पे अरब सागर कहाँ पे, अरेबियन सी वेस्ट साइड में, राइट। तो अरेबियन सी जो है ना वहाँ के आपको नियर बाय स्टेट्स बताने हैं कि कौन से स्टेट जो है ना वो अरेबियन सी से टच होते हैं। ठीक है, तो केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र, केरला एंड पश्चिम बंगाल। तो देखिए पश्चिम बंगाल तो ईस्ट साइड में पड़ता है, राइट, ये तो कट हो गया। इसके बाद जो आंध्र प्रदेश है वो भी ईस्ट साइड में पड़ता है, तो ये भाई साहब भी कट हो जाएंगे यहाँ से। ओके, फिर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश भी अरेबियन सी के बॉर्डर पे नहीं आता है, तो ये भी कट हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, केरला, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। ओके, क्योंकि अगर आप मैप पे देखोगे तो यहाँ पे महाराष्ट्र है, फिर इसके जस्ट नीचे कर्नाटका है और नीचे केरला है, तो ये अरेबियन सी के बॉर्डर्स पे है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 67 वाला। ओके, 67 वाला क्वेश्चन ये है
कि एक ऐसा नाच है जिसमें ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर दो लोगों की जोड़ी जो है ना आमने सामने बैठती है और ढोल की ताल पर डंडियों को ज़मीन पर पीटते हैं, ठक 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 ऐसा पीटते हैं और ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम जहाँ के लोग इसे नाचते हैं ये क्रमशः बताना है आपको। मतलब कि इन शॉर्ट आपको ये बताना है कि ये डांस फॉर्म कहाँ कहाँ है जहाँ पे बम्बू का इस्तेमाल ज़मीन पे किया जाता है, ठक ठक करके इसमें दो लोग ऐसा जंप करते हैं। कपल डांस होता है एक तरह का, जोड़ी में किया जाता है। तो ये आपको पता ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। चिराओ डांस जो है कि मिज़ोरम का है ये चिराओ डांस, जहाँ पे बम्बू से उसको किया जाता है। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68 वाला। 68 वाला क्वेश्चन क्या है? नेम द 5th वुमेन इन द वर्ल्ड। संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था। तो ये तो आपको पता ही होगा, राइट? बछेंद्री पाल, सुनीता विलियम्स, कर्णम मल्लेश्वरी या संतोष यादव। क्या होगा इसका आंसर? कमेंट सेक्शन में जल्दी से आपको बताना है। एंड द करेक्ट आंसर इज बछेंद्री पाल, जो कि विश्व की 5th महिला थी और इंडिया की फर्स्ट थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा था। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69 वाला। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों में से होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन चुनिए। राइट, मतलब कब मनाया जाता है? ये दोनों त्यौहार पूर्णिमा में मनाए जाते हैं या अमावस्या में मनाए जाते हैं, या पूर्णिमा में दिवाली और होली जो है अमावस्या में मनाई जाती है, या फिर दीपावली अमावस्या तथा होली जो है पूर्णिमा में मनाई जाती है। राइट, तो देखिए इसका आंसर सही क्या होना चाहिए? 4th वन, क्योंकि हम लोग को पता है दिवाली जो है ना हम लोग अमावस्या में ही मनाते हैं, राइट? और जो होली होती है वो पूर्णिमा के दिन ही मनाई जाती है। तो ये रहा इसका सही आंसर। और इसमें मैंने एक कॉमन सेंस लगाया, मुझे सिर्फ इतना पता था कि दिवाली जो है ना वो अमावस्या में मनाई जाती है। ठीक है, तो ये जो है ये कॉमन सेंस से सही आंसर आ गया। तो सर कॉमन सेंस से भी आप टिक लगा सकते हैं, आंसर सही हो जाते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71। रेगिस्तान ओक के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। अब कौन सा कथन सही है वो हमें चुनना है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है कि यह जो वृक्ष है लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरों की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता रहता है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। इस वृक्ष के तने में जल एकत्रित होता है। स्थानीय लोग जब उनकी आवश्यकता होती है तो पाइप लगाकर वो जल पी लेते हैं। इस वृक्ष की जो जड़ें होती है वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे ज़मीन पर भीतर जाती है, और जब तक जाती है तब तक उसे जल नहीं मिल पाता, तब तक वह अंदर तक चली जाती है। इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती हैं जिन पर घने पत्ते होते हैं। तो बिल्कुल भी पत्ते नहीं होंगे, क्योंकि जब पानी ही नहीं है तो घने कहाँ से होंगे, राइट? तो इसके बारे में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, C एंड D, क्योंकि जो रेगिस्तानी जो ओक होता है ना वो सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता रहता है। ओके, और उसकी जो तने होती है ना वो जल एकत्रित करता है, और जब भी लोगों को ज़रूरत होती है तब वो उस जल का के पी लेते हैं, और उसका जो जड़ होती है ना वो तब तक अंदर जाती है तब तक उसको पानी नहीं मिल जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A, C, D इज़ द करेक्ट फॉर दिस आंसर। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन 71 वाला आंसर। हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर ज़मीन से 10 से 20 फीट ऊंचाई पर बनाते हैं। जैसे कि आप ड्राइंग देख सकते हो ना वैसा बनाते हैं। तो ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। यह गांव कहाँ होने चाहिए? हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए, तमिलनाडु में होना चाहिए, असम या उत्तराखंड। सो द करेक्ट आंसर इज असम, क्योंकि असम में बारिश बहुत ज़्यादा होती है जिसके वजह से वहाँ के लोग ना बम्बू पे अपने घर बनाते हैं ताकि घर जो है सेफ रहे, पानी जो है बहता चले जाए इनके घर तक ना पहुँचे। ओके, सो करेक्ट आंसर इज असम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 72 वाला। ओके, 72 वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? नीचे दिए गए हमारे देश के किसी राज्य में या फिर केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल की डली हुई
किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाना सबसे अच्छा लगता है। तो टैपियोका से कहते हैं, आप लोग जानते होंगे, जो साबूदाना होता है ना, उसे ही क्या कहा जाता है, टैपियोका कहा जाता है। तो कौन से स्टेट के लोग नारियल की, मतलब नारियल को डालकर उसे खाते हैं, ओके, या जो नारियल की जो कड़ी बनाई जाती है उसके साथ टैपियोका खाना उनको अच्छा लगता है, वो लोग कहाँ के हैं, कहाँ के लोग हैं ये, आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु या फिर केरला, कहाँ के लोग हैं? सो करेक्ट आंसर इज केरला। जो केरला के लोग हैं ना, वही साबूदाना को टैपियोका बोलते हैं और वही लोग इसे नारियल की कड़ी के साथ खाना पसंद करते हैं। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज केरला। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 73 वाला। ओके, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? मतलब अगर आपको मधुमक्खी पालन करना है तो कौन से महीने में सबसे अच्छा होगा? तो अक्टूबर से दिसंबर, अप्रैल से सितंबर, मार्च से जून या फिर जनवरी से मार्च, कौन सा आंसर सही होगा? ठीक है, तो जैसे कि आपने अगर पूरी स्टोरी सुनी होगी अनीता वाली, तो आपको पता चल गया होगा कि जो मधुमक्खियाँ होती है ना, वो अक्टूबर से दिसंबर के महीने में क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो यही समय जो होता है मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74 वाला। मानव पोषण के संदर्भ में सर्वांगीकरण का अर्थ है, मतलब सर्वांगीकरण का अर्थ क्या होता है? पचा हुआ भोजन का क्षुद्रांत की भित्ति में अवशोषित होना एवं रुधिर वाहिकाओं में प्रवेश करना, अवशोषित पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित होना, पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना, या फिर भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता, अवशोषित नहीं होता है और बृहदान्त में भेज दिया जाता है। ओके, सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, एसिमिलेशन मीन्स क्या होता है? ओके, तो 74 का आंसर क्या होगा? थर्ड वन, डाइजेस्ट मटेरियल इज यूटिलाइज्ड इन मेकिंग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इन द बॉडी। जो खाना पच जाता है ना, वो शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट फॉर द 74। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 75 वाला। ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े हैं ना, स्क्रीन पे दिख ही नहीं रहेगा, उसको जूम करो तो भी नहीं ठीक से आते हैं। उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशियों का अधिकाधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। उसके विचार में उसके इस व्यवहार से उसके खेतों की मृदा कैसी हो जाएगी? ठीक है, मतलब ना एक किसान है, वो अपने खेत में एक ही फसल बार बार उगा रहा है और बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहा है, तो इसकी जो मिट्टी है वो कैसी हो जाएगी? ओके, सो द ऑप्शन है, अन्य फसलों के लिए अधिक उपजाऊ हो जाएगी, केवल धान की फसल के लिए उपयोग बनेगी, वर्ष में कई फसलों के लिए अधिक उपयोग बनेगी, या कुछ समय पश्चात बंजर हो जाएगी। तो क्या होगा सही आंसर? जब आप बार बार केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके बाद एक ही फसल बार बार उगाते हैं ना, तो जो मिट्टी होती है वो ख़राब होने लग जाती है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट। चलो देखते हैं नेक्स्ट 76 वाला क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन में गृह अधिविन्यास का उद्देश्य क्या होता है? मतलब कि पर्पस ऑफ होम असाइनमेंट इन ईवीएस, रिविजन एंड रेनफोर्समेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एट होम, मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट लर्न इन स्कूल, एक्सटेंशंस ऑफ लर्निंग। तो जो होम असाइनमेंट मिलते हैं घर में, उसका मतलब क्या होता है? ठीक है, पुनरावृत्ति और सुदृढ़ीकरण, घर पर समय का सदुपयोग होना, या फिर विद्यालय में सीखी संकल्पनाओं में दक्षता, या फिर सीखने का विस्तार। तो असाइनमेंट जो होता है ना, वो सीखने का विस्तार को बढ़ाता है। बच्चा कुछ ना कुछ नया सीखता है, क्योंकि असाइनमेंट में नए नए टॉपिक्स ही दिए जाते हैं, तो बच्चा उसे सर्च करता है, तो बच्चे का जो सीखने का विस्तार है वो बढ़ता है। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है ना, वो सही है इसके लिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77 वाला। शीला ने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उपप्रकरण पशु लिया। ठीक है, निम्न में से कौन से प्रकरण उसके
अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायी होंगे। मीन्स जो शीला है ना हैज़ टेकन अप सब थीम एनिमल्स टू टीच क्लास थर्ड स्टूडेंट्स। तो थर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए टीचर जो शीला है उसने एनिमल का एक थीम लिया है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी विल बी बेनिफिशियल फॉर एक्सटेंशन ऑफ देयर लर्निंग, मतलब उसके लर्निंग को बढ़ाने के लिए कौन सा नीचे दिया गया ऑप्शन बेस्ट होगा। ठीक है, तो किसी कविता से स्थानिक पशुओं के नाम का उच्चारण कैसे सही हो सकता है, राइट। इसके बाद प्राणी उद्यान के पशुओं तथा स्थानिक पशुओं के चित्रों को देखना, प्राण उद्यान में पशुओं जानवरों को देखना, पशुओं के चित्रों के कट आउट करना। तो ये उच्चारण भी नहीं करना है, पशुओं को दिखाना भी नहीं है, हमें क्या कराना चाहिए, प्राणी उद्यान में लेके जाना चाहिए। मीन्स जो बर्ड सेंचुरीज होती हैं जिसमें डिफरेंट बर्ड्स होते हैं, डिफरेंट प्राणी होते हैं, ओके, तो हमें वहाँ लेके जाना चाहिए ताकि बच्चे जो है देख के काफ़ी हद तक सीख पाए। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट फॉर 77। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 78 वाला। विच इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी टू फाइंड आउट अबाउट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन द कम्युनिटी दैट आर लिंक्ड विद द वाटर। ओके, मतलब जल से संबंधित त्योहारों को समुदायों द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है। तो सहपाठी द्वारा सीखना। ओके, मतलब ग्रुप में हम लोगों को क्या करना है, जल से संबंधित त्यौहार मनाना है, तो कौन सी एक्टिविटी अच्छी होगी वो बताना है। ठीक है, सहपाठी द्वारा सीखना, समुदायों के त्योहारों के वीडियो देखना, परिवार तथा समुदाय के बुजुर्गों से बातचीत करना या फिर शिक्षक से चर्चा करना। तो 78 के लिए कौन सा आंसर उचित होगा। ठीक है, तो परिवार तथा समुदाय में जो बुज़ुर्ग हैं ना उनसे अगर हम बातचीत करेंगे तो हमें जल से संबंधित त्योहारों को समुदाय द्वारा मनाने के लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 79 वाला। वाई आर देयर नो टेक्स्ट बुक्स ऑफ ईवीएस इन क्लास 1 and 2। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि फर्स्ट एंड सेकेंड के बच्चों को ईवीएस की बुक क्यों नहीं होती, इसके पीछे का रीज़न क्या है। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन के प्रतिक्रिया कौशल शिक्षक की हैंडबुक में समझाए गए खेलों द्वारा पढ़ाए जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन की महत्वपूर्ण संकल्पनाएं शिक्षकों द्वारा संचालित पारस्परिक क्रियाकलापों द्वारा पढ़ाए जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं, या फिर पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा शिक्षण द्वारा सिखाए जाते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, क्यों नहीं है छोटे बच्चों लोगों को ईवीएस। ठीक है, तो इसलिए नहीं है क्योंकि जितनी भी संकल्पनाएं हैं ना वो कौशल भाषा द्वारा, मतलब जो भाषा है उन लोगों को, देखो छोटे बच्चों को सिर्फ इंग्लिश होता है और हिंदी होता है और मैथ्स की बुक होती है। फर्स्ट एंड सेकंड में ये 3 सब्जेक्ट ही होते हैं। तो बच्चों को ना इन 3 सब्जेक्ट के माध्यम से ही ईवीएस सिखाया जाता है, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो कैसे होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं। ठीक है, आपस में ही लिंक्ड होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 80 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट। सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट मतलब निम्न में से कौन सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है। जल, जंगल, स्मारक या समुदाय। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है तो कौन है, जल, जंगल, स्मारक या फिर समुदाय। तो यहाँ पे सामाजिक, समाज का बात हो रहा है तो समाज में तो समुदाय रहेगा ना, समाज ही रहेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, समुदाय। ओके, समुदाय मतलब कम्युनिटी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 81 वाला क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम है। ओके, कि विद्यार्थी को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार
या समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। इसका क्या कारण है कि जो विद्यार्थी है वो अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से निकट है, इसलिए वो हर चीज़ के लिए पूछता है, या परिवार और समुदाय भोजन, आश्रय इत्यादि के संबंध में अधिक जानकारी रखते हैं, या अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि है, या पियाजे के मनोवैज्ञानिक नियम सीखने की सामाजिक अन्योन्य क्रियाओं पर आधारित है। तो 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, तो देखिए अधिगम का जो प्राथमिक स्रोत है ना विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना ये करेक्ट है। ओके, इसका कारण क्या है कि अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 82 वाला। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग ईवीएस टू द कॉग्निटिवली इम्पायर्ड स्टूडेंट्स। मतलब कि जो बच्चे को सुनने में तकलीफ है, संज्ञानात्मक बाधिता है, कॉग्निटिव मतलब कि जो बुद्धि के रूप से जो बच्चे थोड़े स्लो होते हैं, तो विद्यार्थियों का पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? ओके, मतलब बच्चा जो है ना संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? ओके, तो कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं, पढ़ाने के लिए श्रव्य पाठों का अधिक विकास करें, कार्यों को भागों में बांटें, पृथक रूप से भागों को पूरा करें, या फिर स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करें। बच्चा कैसा है? बच्चा जो है वो बुद्धि के हिसाब से थोड़ा सा कैसा है? स्लो है, राइट। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना वो सही है। कार्य को क्या करना चाहिए? थोड़े अलग अलग भागों में बांट देना चाहिए और फिर उस भागों को धीरे धीरे कंप्लीट करना चाहिए। ओके, सो ब्रेक द टास्क इनटू पार्ट्स एंड कंप्लीट द पार्ट्स सेपरेटली। ओके, क्योंकि जो बच्चा है उसे बुद्धि के संबंधित प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 83 वाला। विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप to analyze the content of EVS in the lesson planning. Objectives of the content are framed, resources to teach the content are identified, assessment of instructional objectives are planned, या फिर concept map is drawn। मतलब कि पाठ योजना में किसी भी पाठ को पढ़ाने से पहले जो हम लोग योजना करते हैं। ओके, तो EVS की इस विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु इनमें में से कौन सा आवश्यक चरण है? जब आप पाठ की योजना बना रहे हैं तो क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? सामग्री के उद्देश्यों का गठन करना, सामग्री को सिखाने के संसाधनों की पहचान करना, अनुदेशीय उद्देश्यों के आकलन की परियोजना बनाना, या फिर संकल्पना मानचित्र बनाना। तो सही आंसर क्या होगा? 83 का संकल्पना का मानचित्र बनाना। ओके, ऑप्शन नंबर 4 जो है ना वो सही हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं पाठ की योजना बनाते वक्त हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? संकल्पना मानचित्र बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही है। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84 वाला। द वर्ड कॉम्प्रीहेंसिव इन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन इज रिलेटेड टू। मतलब जो कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंशन इवैल्यूएशन है, सतत एवं व्यापक जो मूल्यांकन होता है, तो उसमें कम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? ओके, किसके रिगार्डिंग है ये? कॉग्निटिव लेवल के रिगार्डिंग, को करिकुलर एक्टिविटीज़, या फिर होलिस्टिक डेवलपमेंट, या फिर स्कॉलेस्टिक एरियाज। तो सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द जो है किससे संबंधित है? ठीक है, तो समग्र का आप खुद ही वर्ड्स को देख के समझ सकते हो। संज्ञानात्मक या सह पाठ्यचर्या क्रियाकलाप या समग्र विकास से या शैक्षिक क्षेत्र से। तो समग्र का मतलब होता है समग्र विकास से। ठीक है, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, पूर्ण रूप से बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं 85 वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग इन EVS। मतलब कि पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा है? सीखने का आकलन कर रहा है, मतलब बच्चा सीख चुका है। ओके, अब सीखने का आकलन आप करेंगे तो इसका उदाहरण कौन सा है?
कार्य पत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना, इस प्रकार से आप आकलन करोगे। या फिर विद्यार्थियों को अगले स्तर में भेजने के लिए वार्षिक परीक्षाएं लेंगे, या फिर पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं के निष्पादन के स्तर को ज्ञात करने के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा लेंगे, अर्धवार्षिक लेंगे, मतलब जो 6 मंथ में होते हैं वो। या फिर अभिभावकों को उनकी उपलब्धियों के विषय में बताने के लिए प्रत्येक इकाई के अंत में परीक्षा लेना। देखो, परीक्षा लेना को कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। बच्चे को हमें इसको इवैल्यूएट करना, जानना है बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया। तो हम क्या करेंगे भाई, जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं बोलेंगे कि भाई उसकी खोज कर दे, राइट। खोज कर दिया, समझ में आ जाएगा कि तेरे को समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो फिर समझ में ये भी आ जाएगा कि बच्चों को नहीं आया है। सो 85 का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 86 वाला। पर्यावरण अध्ययन NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि के लिए, मतलब अनुभव सीखने के लिए, मतलब अनुभव में बच्चे की वृद्धि हो, वो सीखने के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों का चुनाव कीजिए। तो कौन से शिक्षण शास्त्री होने चाहिए, अभ्यास होने चाहिए बच्चों के लिए, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की चुनिंदा अवधारणों पर ध्यान केंद्रित करना, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण करना, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी कहने का एकीकरण करना। सो देखिए, B एंड C जो है ना, अगर बुक में ड्राइंग वगैरह होगा तो ये बच्चा जो है काफ़ी अच्छे से सीखेगा, एंड कहानी भी रहेंगे तो बच्चा काफ़ी अच्छे से सीखेगा। सिर्फ कुछ अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना ये किसी भी एंगल से सही नहीं लग रहा है, राइट। सो B एंड C इज़ द करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है ना वो सही हो जाएगा इसके लिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87 वाला कि क्या कहना चाहता है 87। एक प्राणी उद्यान में जाने पे, मतलब कि आप एक किसी एनिमल सेंचुरी पे चले गए हो, ओके, मतलब जू जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, तो वहाँ आप चले गए हो और पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से प्राणी उद्यान के जानवरों की खाने की आदतें, उनके देश, बाहरी लक्षण जैसे कि उसका आकार, रंग, बाल इत्यादि को खोजने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप के द्वारा वह किन प्रक्रिया कौशलों को विकसित कर रही है बच्चे के अंदर। वो लोग जू में गए और बोले कि सारे प्राणी को ऑब्जर्व करो, किसका रंग अलग है, किसका बाल अलग है, किसका आकार अलग है, सारा ढूंढो और लिस्ट बनाओ। तो टीचर जो है किस चीज़ का बच्चे के अंदर विकास कर रही है, ओके। तो अवलोकन, प्रश्न पूछना, संवाद या प्रयोग करना। प्रश्न पूछना, वर्गीकरण, मापन या फिर संवाद। अवलोकन करना, प्रश्न करना, संवेदनशीलता या फिर संवाद। प्रश्न करना, अवलोकन करना, संवेदनशीलता या प्रयोग। सो देखिए, सबसे पहले क्या है आएगा, सही आंसर जो है इसका 3rd वन जो है वो सही आंसर है, ओके। क्योंकि सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, अवलोकन करेगा, ऑब्जर्व वगैरह करेगा, तो उसके बाद प्रश्न पर्व करेगा, और प्रश्न करने के बाद बच्चा जो है एनिमल्स को लेकर संवेदनशील बनेगा, सेंसिटिव बनेगा, राइट। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना सही है। बच्चा क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, क्वेश्चनिंग करेगा, सेंसिटिविटी हो जाएगी बच्चे के अंदर, बच्चा एनिमल को लेकर सेंसिटिव होगा, और उसके बाद थोड़ा सा चर्चा भी होगा, कम्युनिकेशन होगा, ओके। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है इसके लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 88 वाला। विच इज़ द थीम इन EVS एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पे कौन सा थीम दिया गया है, वाटर दिया है, वेदर दिया है, या मटेरियल्स दिया है, या फिर एनिमल्स दिया है। तो देखिए, प्राइमरी लेवल पे थीम जो दी गई है वो दिया है वाटर के बारे में, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट वन जो है 89 वाला क्वेश्चन। विच ऑफ दिस इज़ अ हायर ऑर्डर क्वेश्चन, अ टीचर विल सिलेक्ट एन असेसमेंट ऑफ EVS। EVS के असेसमेंट के लिए टीचर जो है ना एक उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न का चुनाव कर रही है बच्चे के लिए, ठीक है। तो वो कौन सी 5 जड़ें खाते हैं, हम कौन सी 5 जड़ें खाते हैं, क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना होगा, ठीक है। बच्चा कैसा करेगा, अभी उच्च लेवल का थिंकिंग करेगा। तो टॉपिक क्या होगा इसमें, पत्तियों का हरा रंग किस कारण से है, बीज बोने से लेकर गेहूं की फसल काटने तक के चरण कौन से हैं। तो एकदम हाइपर लेवल की थिंकिंग क्या होगी, प्रो लेवल की थिंकिंग क्या होगी एक बच्चे के लिए। तो क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल नहीं होगा, तो
ठीक है। हम कौन सी 5 जड़ें खाते हैं ये इस बच्चा इजीली बता देगा। पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है, वो बच्चे की किताब में ऑलरेडी होता है, तो बच्चों को पता हो ही जाता है, राइट। अब बीज बोने से लेकर गेहूं तक का ही बच्चा उच्च लेवल का थिंकिंग नहीं करेगा, बट बच्चा उच्च लेवल का थिंकिंग कब करेगा, जब उसे हम बोलेंगे कि पृथ्वी पे अगर पेट्रोल ही खत्म हो जाएगा तब क्या होगा, तब बच्चा इसमें हाइपर थिंकिंग करेगा, उच्च कोटि विचार करेगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 जो है ना वो सही है। चलिए देखते हैं अब 90 वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। 5 ग्रुप्स ऑफ 8 स्टूडेंट्स, मतलब 5 ग्रुप है और पाँचों ग्रुप में 8-8 बच्चे हैं, ठीक है। स्टूडेंट परफॉर्म्ड अ स्किट ईच टू डिपिक्ट वे ऑफ प्रिजर्विंग वाइल्ड लाइफ। तो उन्होंने एक स्किट बनाया है और उसका टॉपिक क्या है कि वाइल्ड लाइफ को किस प्रकार से हम प्रिजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। देयर क्रिएटिव एक्सप्रेशंस एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईवीएस कॉन्सेप्ट्स कैन बी असेस्ड मोस्ट अप्रोप्रिएटली बाय। तो ये जो उन्होंने एक्ट किया है उसको किस प्रकार से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है, पोर्टफोलियो के माध्यम से, रूब्रिक्स के माध्यम से, ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग के माध्यम से, या पेन पेपर टेस्ट के माध्यम से। तो इसका जो सही आंसर है ये कैसा होगा, पर्यावरण अध्ययन, संपत्तियों की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स, ठीक है। तो रूब्रिक्स के माध्यम से बच्चे का अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं। पोर्टफोलियो की इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है और रिकॉर्डिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं है। पेन पेपर को तो हम लोग कभी भी बढ़ावा देते ही नहीं है, राइट। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट, रूब्रिक्स टू असेस परफॉर्मेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईवीएस ऑफ कॉन्सेप्ट्स। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट। तो ये वीडियो होता है यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।